In today's tutorial, we are going to cover all these points. These are the points which can be helpful for the React Native interview as well as for the basic JavaScript concepts. So हम स्टार्ट करते हैं. तो पहला पॉइंट है हमारा डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल्स टू एंड ट्रिपल इक्वल्स टू ऑपरेटर. एक्चुअल में क्या होता है, सिंगल इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है असाइनमेंट के लिए, लाइक आई हैव असाइंड सम वैल्यू हेयर. तो दिस इज अ सिंगल इक्वल्स टू ऑपरेटर फॉर असाइनिंग द वैल्यू इनसाइड द वेरिएबल. So now what we are doing, we are going to compare using these two operators. I have taken two variables, x equals to 100 which is number, y equals to 100 that is string. So यहाँ पर हम compare करेंगे using double equals to operator. You will see the difference here. If I am going to compare using double equals to operator and run this program, it is returning false. Yes, why it is returning false? It is returning true. Yeah, because it is not comparing the data types of the operands. It is comparing only the value. If I am using triple equals to operator here for comparing both x and y, what it will return? It will return you false if I am using ट्रिपल इक्वल्स टू ऑपरेटर. क्यों? क्योंकि ये एक्स और वाई की वैल्यू तो कंपेयर कर ही रहा है, उसके साथ साथ डेटा टाइप भी कंपेयर कर रहा है. यहाँ पर एक्स नंबर है और वाई यहाँ पर आपका स्ट्रिंग है. तो इसीलिए इस सेकंड पॉइंट में इसने हमें, जब हमने ट्रिपल इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज़ किया तो हमें फॉल्स रिटर्न हुआ. तो मोस्टली हमें अपने केसेस में जब एपीआई से डेटा आता है तो हमें ये वाला ऑपरेटर प्रीफर करना चाहिए यूज़ करने के लिए कंपेरेटिवली दिस वन, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू वाई ने हमें करेक्ट रिजल्ट नहीं दिया. एक स्ट्रिंग थी, दूसरा नंबर था. तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स टू एंड ट्रिपल इक्वल्स टू ऑपरेटर. सेकेंड पॉइंट आता है हमारा होस्टिंग. तो होस्टिंग में हम क्या पॉइंट कवर करने जा रहे हैं मैं बताती हूँ आपको. जावा स्क्रिप्ट में एक नया फीचर है, जैसे आपने एक्स इक्वल्स टू 100 एक वेरिएबल आपने डिफाइन कर दिया और उसके बाद आपने इसको उसके बाद आपने इसको डिक्लेयर किया है. एंड नाउ इफ यू आर गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स, इट विल गिव यू द वैल्यू 100. क्यों? ये होस्टिंग फीचर है, इसको बोलते हैं होस्टिंग. कि हम पहले डेफिनेशन दे सकते हैं, उसके बाद में उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू आर यूजिंग वेर कीवर्ड, इफ़ यू आर आई एम यूजिंग लेट कीवर्ड, इन दैट केस इट विल नॉट गिव यू एक्सपेक्टेड आउटपुट. तो होस्टिंग वाला जो कंसेप्ट था वो वेर के साथ वैलिड था कि हमने पहले डेफिनेशन दे दी, उसके बाद डिक्लेयर किया, हम उसको यूज़ कर रहे हैं उसके बाद में उस वेरिएबल को. तो ये कंसेप्ट था हमारा होस्टिंग का जावा स्क्रिप्ट में. आते हैं थर्ड पॉइंट पर, डिफरेंस बिटवीन लेट एंड वेर कीवर्ड. तो अगर मैं यहाँ पर लेट एक्स इक्वल्स टू 100, लेट एक्स इक्वल्स टू 90 एंड नाउ अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ एक्स वैल्यू को जो कि लेट है, तो ये यहाँ पर एरर थ्रो करेगा, क्योंकि हम लेट कीवर्ड के वेरिएबल्स को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं. अगर हम उसको ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं तो हम दोबारा उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे. और अगर यही लेट की जगह अगर आप वेर कीवर्ड यूज़ कर रहे हो तो उस केस में आप कोई एरर नहीं लगी, आप लेटेस्ट वैल्यू जो 90 की है वो एक्स की है वो प्रिंट हो जाएगी 90. तो एक डिफरेंस ये था. दूसरा डिफरेंस ये है कि जो अपना लेट वेरिएबल्स होते हैं ये आपके ब्लॉक स्पेसिफिक होते हैं. और ब्लॉक क्या होते हैं? करली ब्रेसेस के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो हमारा ब्लॉक के अंदर आता है. तो अगर मैं यहाँ पर इक्वल्स टू 90 लेती हूँ और यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश करती हूँ एक्स की वैल्यू को, इसको मैं कह सकती हूँ इनर ब्लॉक वैल्यू, इनर ब्लॉक 1. और मैं एक ब्लॉक और लेती हूँ इनर, जिससे मुझे पता चल जाए कि एक्स की वैल्यू इनर ब्लॉक्स में कैसे चेंज हो रही है. तो ये लेट है. तो अब मैं इस प्रोग्राम को जब रन करूँगी तो आप देखो, इनर ब्लॉक 1 में वैल्यू 90 थी, 90 प्रिंट हो गई. इनर ब्लॉक 2 में इसकी वैल्यू 10 थी तो 10 प्रिंट हो गई. और आउटर ब्लॉक में इसकी वैल्यू 100 थी तो 100 ही प्रिंट हुई है.
तो जो लेट कीवर्ड के वेरिएबल्स होते हैं ब्लॉक स्पेसिफिक होते हैं। अगर यही लेट की जगह अगर मैं वेर कीवर्ड यूज़ करती तो आउटपुट बिल्कुल डिफरेंट आएगा, उसको भी देखते हैं। ये देखो आप, इस ब्लॉक में इसकी वैल्यू 90 थी, उसके बाद इसकी वैल्यू चेंज हो गई, x की 10 हो गई। अब अपडेटेड वैल्यू x की क्या है 10, तो आउटर वाले केस में भी x वैल्यू 10 ही प्रिंट होगी। ये डेटा ब्लॉक स्पेसिफिक नहीं है। तो यही डिफरेंस हमने देखा वेयर और लेट कीवर्ड के बीच में। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। और जो आपका फोर्थ पॉइंट है जिसको हम कवर करने जा रहे हैं वो है डिटेक्ट डेटा टाइप फॉर एरे एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसको भी देखते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है x जो कि अपना है एरे, और एक वेरिएबल मैंने लिया है पर्सन करके, या कुछ भी ले सकती हूँ मैं यहाँ पर y जो कि मेरा है ऑब्जेक्ट। तो y यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और x यहाँ पर एरे है। तो अगर मैं सिंपल से वर्ड्स में अगर एक फंक्शन निकालती हूँ टाइप ऑफ x, इसको अगर मैं प्रिंट कराती हूँ तो देखते हैं क्या आता है। इसने इसको भी ऑब्जेक्ट बता दिया, ठीक है। और अगर हम टाइप ऑफ मेथड से ही y का ऑब्जेक्ट निकालेंगे तो आउटपुट क्या आता है, तब भी आउटपुट x भी ऑब्जेक्ट बता दिया इसने, y भी ऑब्जेक्ट बता दिया। तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि x भी एक ऑब्जेक्ट नहीं है, x एक एरे है। तो उसके लिए हम एक मेथड यूज़ कर सकते हैं, x डेटा टाइप के लिए एरे डॉट इज एरे। इसमें मैं एक बार x पास करूँगी आइडेंटिफाई करने के लिए कि x का डेटा टाइप क्या है, x का डेटा टाइप एरे है या नहीं है, और y का डेटा टाइप क्या है। तो देखो आप, x का डेटा टाइप एरे डॉट इज एरे ने क्या रिटर्न किया, ट्रू, क्योंकि x एक एरे है एंड y इज़ ऑब्जेक्ट, इसीलिए y को इस मेथड ने फॉल्स रिटर्न किया है। तो अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि जो एपीआई से मुझे डेटा मिल रहा है डेट इज़ ऑब्जेक्ट और डेट इज़ एरे, सो आई कैन आइडेंटिफाई यूजिंग दिस मेथड इंस्टेड ऑफ टाइप ऑफ, क्योंकि टाइप ऑफ इंटीजर के केस में तो वैलिड काम करता है। सपोज आई एम टेकिंग वेयर जड इक्वल्स टू नंबर एंड आई एम गोइंग टू प्रिंट टाइप ऑफ जड यूजिंग टाइप ऑफ ऑपरेटर। सो लेट्स सी ये क्या रिटर्न करता है। इसने जेड के केस में नंबर करेक्ट रिटर्न किया। अब मैं एक स्ट्रिंग भी ले लेती हूँ, और मैं यहाँ पर टाइप ऑफ के डिटेक्ट करती हूँ यहाँ पर। तो इसने यहाँ पर भी सही रिटर्न किया टाइप ऑफ की स्ट्रिंग, बट ये स्ट्रिंग और नंबर के केस में तो करेक्ट रिटर्न कर रहा है, बट इन द केस ऑफ एरे इसने मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न किया था, इसीलिए मैंने एरे डॉट इज एरे कंसेप्ट यूज़ किया था ये आइडेंटिफाई करने के लिए इट इज़ एरे और इट इज़ ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमारा ये पॉइंट भी कवर हो गया है। तो अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग वाले पॉइंट पर। ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट होता है, सपोज़ मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, नेम दे दिया मैंने, यहाँ पर प्रोफाइल एक की ले ली है, इसमें मैंने डेवलपर पास किया है। अब हम यहाँ पर एक मेथड बनाते हैं गेट डिटेल्स करके। अभी तो आप कुछ भी ले सकते हो, एरे ऑपरेटर, या जैसे मैंने इसमें अगर पर्सन पास किया एक ऑब्जेक्ट, और अगर पहले ES6 में ये आया है ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट, उससे पहले हम कैसे लॉक कराते थे पहले मैं उसको बताती हूँ आपको। अगर मुझे पर्सन की डिटेल्स लॉक करानी है तो मैं कराती थी ऑब्जेक्ट डॉट नेम डॉट ऑपरेटर से, और अगर मुझे यहाँ पर नेम कराना था और अगर मुझे प्रोफाइल करानी होगी तो मैं उसको प्रोफाइल वाला की एक्सेस करूँगी, और हम इस मेथड को कॉल करेंगे पहले। अब
अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास में, क्योंकि मैंने इसमें पास नहीं किया ऑब्जेक्ट, इसीलिए ये एरर आई है। तो अब आप देखो, मैंने पर्सन पास किया, इसने ऑब्जेक्ट को इस तरीके से एक्सेस किया है। और यही अगर मैं डीस्ट्रक्चरिंग वाला कंसेप्ट लगाती हूँ, तो मैं इस मेथड के अंदर पास करूँगी उसके की को, जिनको हमें एक्सेस करना, लाइक नेम कॉमा एंड सेकंड की इज़ आपकी प्रोफाइल। तो हम इसको पास करेंगे और फिर मैं डायरेक्टली पर्सन की डिटेल्स को प्रिंट करवाने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमने यहाँ पर डी स्ट्रक्चर कर दिया है। तो जो जो की से यहाँ पर ऑब्जेक्ट था उन्हीं को हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया है। मैं कमेंट कर देती हूँ। अब आप देखो, ये डीस्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट था कि मैंने उसके ऑब्जेक्ट्स को डीस्ट्रक्चर कर दिया। जिन जिन की नीड थी केवल वही ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पास किया। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ नाम चाहिए होगा तो मैं केवल नाम ऑब्जेक्ट लूँगी और फिर इसको रन कराऊंगी तो मुझे मिल जाएगा। मुझे डॉट ऑपरेटर लगा के एक एक को पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं जब हम एपीआई का रिस्पॉन्स को पार्स कर रहे हैं। तो जिन जिन ऑब्जेक्ट की नीड है तो हम उसको उनके साथ ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हाई ऑर्डर फंक्शन का। हाई ऑर्डर फंक्शन का कंसेप्ट होता है कि अगर हम किसी फंक्शन के पैरामीटर में दूसरा फंक्शन पास कर रहे हैं तो जो फंक्शन मेन फंक्शन था उसको हम बोलेंगे हाई ऑर्डर फंक्शन। सपोज आई कैन राइट एग्जाम्पल हेयर, देयर आर टू फंक्शंस हेयर। दिस इज फंक्शन 1 1 वी कैन से, कुछ भी कंसोल करा सकती हूँ। और एक मैंने दूसरा फंक्शन भी लिया है यहाँ पर, फंक्शन 2, और ये लॉग कराएगा fun2। अगर मैं फंक्शन 2 को एज ए पैरामीटर फंक्शन 1 के अंदर पास करती हूँ तो आपका जो फंक्शन 1 बन गया वो फंक्शन 1 आपका बन गया हाई ऑर्डर फंक्शन। ओके, और इसमें मैंने कुछ पास नहीं किया है। विल नीड टू पास फंक्शन 2 हियर। अब आप देखो यहाँ पर फंक्शन 1 जो है वो हाई ऑर्डर फंक्शन हो गया, क्योंकि मैंने किसी दूसरे फंक्शन को एज ए पैरामीटर फंक्शन 1 में पास कर दिया है। तो फंक्शन 1 हाई ऑर्डर कंपोनेंट हो गया। अब एक दूसरा केस भी, अगर कोई फंक्शन में अगर हम एज ए आर्गूमेंट पास करते हैं तब भी फंक्शन 1 अब अपना हाई ऑर्डर फंक्शन होगा। और अगर मैं इस फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को डिक्लेयर करती हूँ और इसको रिटर्न कराती हूँ, अगर फंक्शन 2 को, तो फिर मुझे पहले पैरामीटर में पास करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसको कॉल भी मैं ऐसे ही कर सकती हूँ और फिर इसको कहीं किसी वेरिएबल में असाइन भी कर सकते हैं, कॉन्स्ट फन इक्वल्स टू। तो इस केस में भी अगर एज ए पैरामीटर अगर पास किया था तब भी फंक्शन 1 हमारा हाई ऑर्डर फंक्शन था। और अगर मैंने इसके और अगर ये फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहा है तब भी ये हाई ऑर्डर फंक्शन होगा। तो रिएक्ट नेटिव के केस में मैं आपको बता देती हूँ, यूज़ इफ़ेक्ट वाला जो फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं, इसको हम जो पास कर रहे हैं इसमें जो डेटा, ये आप इसका सिंटैक्स देख रहे हो तो ये भी एक फंक्शन है, इसके अंदर मैं एक फंक्शन पास कर रही हूँ। तो ये भी एक यूज़ इफेक्ट क्या है, ये अपना हाई ऑर्डर फंक्शन के अंदर आता है। इसके अलावा भी एक एग्जांपल मैं कह सकती हूँ, कनेक्ट फंक्शन होता है रिडक्स जब आप यूज़ करोगे रिएक्ट नेटिव के अंदर स्टेट मैनेजमेंट के लिए, तो ये भी हाई ऑर्डर फंक्शन ही होता है जिसके अंदर हम मैप से रिलेटेड 2 फंक्शंस पास करते हैं। तो ये तो था हमारा हाई ऑर्डर फंक्शन के एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है सीडीडी डेवलपमेंट का होता है, इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट ड्रिवन डेवलपमेंट। कंपोनेंट ड्रिवन डेवलपमेंट क्या होता है, इसको वी कैन से कि बॉटम टू टॉप अप्रोच होती है
कि हम स्मॉलर पीस ऑफ कोड को डेवलप करते हैं, रीयूजेबल कंपोनेंट बनाते हैं पहले, उसके बाद हम एक लार्जर कंपोनेंट या स्क्रीन को डेवलप करते हैं यूजिंग दोज रीयूजेबल कंपोनेंट्स। तो इससे क्या होता है, स्केलेबिलिटी अपने प्रोजेक्ट में इंक्रीज़ होती है, फास्टर डेवलपमेंट होता है, रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट आता है कि हम जो स्मॉलर पीस ऑफ कोड्स हमने पहले डेवलप किया था हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं मल्टीपल प्लेसेस पर अपने कोड में। तो ये रिएक्ट नेटिव में यूज़ होता है कंपोनेंट ड्रिवन डेवलपमेंट। आज की वीडियो में मैंने ये सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट्स हों तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।